केंद्र की मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में आम जनगणना होगा और उसके साथ ही जातीय जनगणना भी होगा। ये फैसला कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग के दौरान 30 अप्रैल को लिया गया और सबसे अहम बात यह है कि जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष की तरफ से बार बार मांग की जा रही थी। बाकायदा राहुल गांधी लोकसभा में बहुत ही एग्रेसिव अंदाज में ये कहते भी सुने गए थे कि जितना आप लोगों को इंसल्ट करना चाहिए वो कर लीजिए, खुशी से कर लीजिए, लेकिन एक बात मत भूलिए कि जातीय जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। ये बीजेपी को उन्होंने चुनौती दी थी। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि हमारा अगला कदम जातीय जनगणना ही होगा और हम जातीय जनगणना करके देश को ये दिखाना चाहते हैं कि मोदी सरकार ने किन लोगों को और कहां कहां उनका अंगूठा काट रखा है। हम दलितों को, मजदूरों को, किसानों को, आदिवासियों को और पिछड़ों को ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी ने किस किस का अंगूठा काट रखा है। इसीलिए हमने ये वादा किया था कि हम इस हाउस में जातीय जनगणना को लागू करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी अलग अलग मंचों पर भी लोकसभा के बाहर जातीय जनगणना की बात मजबूती से करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से पहले आबादी का पता चलेगा और भागीदारी के लिए आबादी का पता होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आबादी लास्ट स्टेप नहीं है, बल्कि मेरी सोच ये है कि ये पता चलना चाहिए कि भारत में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है, ओबीसीज के पास कितना धन है, दलितों के हाथ में कितना धन है और दूसरे लोगों के हाथ में कितना है। ये पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि भारत के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो या इसके अलावा और भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें इन लोगों को कितनी भागीदारी मिली है वो भी पता चलेगा। उसके बाद वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि आप लिख कर रख लीजिए कि अगर कोई ये सोचता है कि वो जातीय जनगणना को रोक सकता है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये संभव नहीं है। जातीय जनगणना होकर ही रहेगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ये बात राहुल गांधी करीब 9 महीने पहले 2024 में अगस्त के महीने में प्रयागराज में एक सम्मेलन में बोल रहे थे। तब का दिन था और अब आज का दिन है जब राहुल गांधी की बात बिल्कुल सही साबित हो रही है और मोदी सरकार ने मजबूर होकर जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी है। इसी तरह अखिलेश यादव ने भी बहुत साफ शब्दों में लोकसभा के अंदर कहा था कि अगर आप जातीय जनगणना करवा सकते हैं तो आप करवा दीजिए और अगर आप नहीं करवाएंगे तो जब कभी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जातीय जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। ये सुनकर पूरा विपक्ष संसद में तालियां बजा रहा था और बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की तरफ से सन्नाटा ही सन्नाटा था। हालांकि जब जब विपक्ष की तरफ से जातियों को गिनने की बात की जाती थी तब तब मोदी सरकार ने इस मामले में बिल्कुल चुप्पी साध लेती थी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि ये जातीय जनगणना से बीजेपी को नुकसान होगा और जैसे ही भारत में रहने वाली जातियों के लोगों को उनकी संख्या के बारे में पता चलेगा कि किस जाति के लोग कितनी संख्या में मौजूद हैं तो उसी के आधार पर हिस्सेदारी देनी पड़ जाएगी और ऐसा करने से अच्छा खासा नुकसान होगा, क्योंकि वो ऐसा कर नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उसका ऐलान किया कि हम आने वाले दिनों में जब आम सेंसस होगा तो उसी में कास्ट सेंसस का डाटा भी शामिल करेंगे, तो इसके बाद फौरन हंगामा मच गया और जातीय जनगणना की चारों तरफ चर्चा होने लगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने न सिर्फ जातीय जनगणना को कराने का ऐलान किया बल्कि उन्होंने कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि इंडी गठबंधन, हालांकि इंडिया गठबंधन कह देते तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि एनडी गठबंधन के दलों ने जनगणना के विषय को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कई राज्यों ने ये काम सुचारू रूप से किया भी है, जबकि कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से जातीय सर्वे को किया है। अश्विनी वैष्णव ने एक बात और कही कि जब गरीब वर्ग के लोगों को 10% रिजर्वेशन दिया गया था तब सामाजिक व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं आई थी और इसी तरह अब जब जातीय जनगणना होगी तो इससे भी सामाजिक व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं पैदा होगी और जातियों में सामंजस्य की स्थिति बनी रहेगी। वैसे जानकारों का ये मानना है कि बीजेपी ने 2024 के नतीजों को देखते हुए मजबूरी में यह फैसला लिया है और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी विपक्ष के पिच पर खेलने के लिए मजबूर हो गई है। इसीलिए ये विपक्ष की बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि विपक्ष के इस नीति ने मोदी सरकार को जातीय जनगणना कराने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि बीजेपी और उसके समर्थकों का मानना है कि मोदी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लेकर विपक्ष की राजनीति को निष्क्रिय करने का काम किया है और अब विपक्ष के लोग मोदी सरकार को जातीय जनगणना के मुद्दे पर घेर नहीं पाएंगे। लेकिन शायद ऐसा सोचने वाले बहुत बचकानी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब जातीय जनगणना हो जाएगी तो ये और भी बड़ा विपक्ष के बाद मुद्दा मिल जाएगा, क्योंकि अब जनगणना के बाद जब ये पता चल जाएगा
कि किस जाति के लोग कितनी संख्या में रहते हैं, तो उनके लिए उसी हिसाब से भागीदारी देने की भी बात आ जाएगी। और ये सब जानते हैं कि हमारे देश में संख्या के आधार पर हिस्सेदारी कोई नहीं दे पाएगा, और अगर ये कोशिश भी की तो उसको कई दशकों तक सत्ता से दूर रहना पड़ सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब तक पिछड़े और निम्न जाति कही जाने वाली जातियों के लोगों को किसी भी जगह पर वो स्थान नहीं मिल पाया है, या यूँ कहें कि वो स्थान जानबूझकर दिया ही नहीं गया है जिसके वो हकदार थे, चाहे कहीं भी देख लीजिए। अब ऐसे में जब उन्हें हिस्सेदारी देनी पड़ जाएगी तो फिर पहले से ही जो मठाधीश बने बैठे लोग हैं उन लोगों को बुरा लगेगा, उनके पेट में दर्द होगा, और ये दर्द बीजेपी के लिए भारी पड़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर वही लोग बीजेपी के वोटर्स माने जाते हैं, और ऐसे वोटर्स को बीजेपी जानबूझकर नाराज़ नहीं करना चाहेगी। और ये बात तब है जब बीजेपी ईमानदारी के साथ जातीय जनगणना को लागू करेगी। लेकिन ये नामुमकिन सी बात है कि बीजेपी संख्या के हिसाब से कभी भी भागीदारी देने वाली हो, जिसको जो कहना हो वो कहता रहे। इससे पहले कितने ही ऐसे फैसले और वादे बीजेपी ने कर रखा है कि उसने उसको पूरा ही नहीं किया, और किसी ने क्या कुछ कर लिया, बल्कि उल्टा बीजेपी ने तीन बार केंद्र में सरकार भी बना ली, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह से ये बात जानती है कि लास्ट टाइम पर हमें कौन सा गेम खेलना रहता है। बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान का फेवरेट टॉपिक है जो हर चुनावी मौसम में काम कर जाता है। इसके अलावा राष्ट्रवाद का खुराक भी है, इससे भी काम चल जाता है। और इसके अलावा जब कोई मुद्दा काम नहीं करता है तो लास्ट में पुलिस और सिस्टम तो मौजूद है ही है, उसका इस्तेमाल तो सदाबहार रहता है। और अगर पुलिस और सिस्टम लगा दिया जाए तो फिर जिसको चाहा जाए बूथ पर जाने दिया जाएगा, वोट डालने का मौका दिया जाएगा, और जिसको चाहा जाएगा उसको रोक दिया जाएगा। ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये सब कुछ खुल्लम खुल्ला हुआ है। जिसको जो करना हो वो कर ले, सब ने बोला कुछ नहीं हुआ, सब कुछ देश ने कई बार देखा है। तो ये जो सारी बदकही है वो एक तरफ, और जहाँ तक जनगणना वाली बात है तो उसके ऐलान कर देने से न तो विपक्ष का मुद्दा खत्म होगा और न ही बीजेपी को कोई नुकसान होने वाला है। और अगर फिर भी किसी को लगता है कि इससे बीजेपी को नुकसान होने वाला है, खासतौर से अभी बिहार के चुनाव में, तो ऐसे व्यक्ति को आंख का चश्मा चेक कराने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको शायद ज़मीनी सच्चाई नज़र नहीं आ रही। दोस्तों, ये चीज़ हम सब जानते हैं कि बिहार में जातीय व्यवस्था बहुत गुंजलक ज़रूर है, लेकिन अंत हिंदू मुसलमान हो ही जाएगा। और फिर जैसा मैंने बताया कि अगर हिंदू मुसलमान ना हो सका तो अभी जिस तरीके से राजनीति राष्ट्रवाद के मुद्दे पर की जा रही है वो भी काम आएगा। और इसके अलावा जो मैंने बताया कि पुलिस सिस्टम और तंत्र का जो इस्तेमाल है वो तो अंत होना ही है। इसी को तो कहते हैं साम दाम दंड भेद। और राजनीति में अगर साम दाम दंड भेद ना अपनाया जाए तो भला वो राजनीति कैसी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सोचा कि आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर जो कुछ भी लोग उत्तेजना दिखा रहे हैं, दरअसल उनकी उत्तेजना कितनी जायज़ है या कितनी जायज़ नहीं है। बाकी आप मुझे बताइए कि क्या आप हमारी इन बातों से सहमत हैं, और अगर सहमत हैं तो कमेंट में लिखिए यस, और अगर नहीं सहमत हैं तो वो भी लिखिए मोस्ट वेलकम। आपकी राय का एहतराम करते हैं। बाकी आपको अगर लगता है कि हमारा ये वीडियो शेयर करने के लायक है तो उसको शेयर कीजिए, लाइक करने के लायक है तो उसको लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर न केवल कॉम्प्रहेंसिव स्टोरीज़ बल्कि इसके अलावा व्लॉग के कंटेंट भी बनाकर देते रहे।